हमारे पास जो बात मैं आपको बता रहा था कि जे थॉमसन ने हमारे पास निकाल के दिया था, जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से E/M रेशो, जिसको मैंने क्या बोला था, स्पेसिफिक चार्ज। इस रेशो को क्या बोला था, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। और यहां इसको बोलते हैं बेटा और चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो, यहां इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं बेटा, और यहां इसको चार्ज टू मास रेशो बोलते हैं बेटा। और फॉर इलेक्ट्रॉन्स इसने ये निकाल के दिया कि इसकी वैल्यू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम आई थी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैथोड रेज का E/M रेशो, यानी इलेक्ट्रॉन्स का E/M रेशो 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है। कि अगर इलेक्ट्रॉन का 1 ग्राम ले लिया जाए तो उसके ऊपर इतना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का 1 ग्राम ले लिया जाए तो उस पर इतना चार्ज होता है, कितना, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम, ये 1 ग्राम पे चार्ज होता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक चार्ज बोला। और मैंने बोला था कैथोड रे के लिए ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी से हमें समझ में आया था कैथोड रे के पार्टिकल सारी जगह पर सेम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हर चीज के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हर चीज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब देखो बेटे आगे, आज की कहानी से आगे शुरू करते हैं। अब यहां हमें ये तो समझ में आ गया कि कैथोड रे का एक चार्ज टू मास रेशो है। इसका मतलब ये है कि कैथोड रे चार्ज्ड होती है, कैथोड रे के पार्टिकल चार्ज्ड होते हैं और उनका चार्ज माइनस होता है, नेगेटिव होता है, वो हमें पता चल गया था, क्योंकि कैथोड रे मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, देयरफॉर दे आर नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव की तरफ जाती है तो नेगेटिव है। ठीक है जी। अब बेटे हमने आज निकालना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो किसने निकाला बेटे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो निकाला बच्चे मलिकन ने। किसने निकाला, मलिकन। मलिकन वाज द साइंटिस्ट जिसने अपना किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सी, इसकी डिटेल्स हमारे सिलेबस का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बट समझने के लिए मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूं कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे था। इट इज जस्ट एन ओवरव्यू। देखो बेटे उसने क्या किया, एक इस तरह से करके वेसल ले लिया, he took a vessel like this, ठीक है जी, एक कंपार्टमेंट ले लिया और इस कंपार्टमेंट में बेटे उसने 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी, एक मेटल प्लेट यहां, एक मेटल की प्लेट यहां। ठीक, मेटल की 2 प्लेट्स लगा दी। बेटा ये वाली जो हमारे पास ऊपर वाली प्लेट थी इसको जोड़ दिया बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और जो नीचे वाली प्लेट थी इसको जोड़ दिया बेटा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। ठीक है जी। और ऊपर वाली प्लेट में छोटा सा पिन होल कर दिया गया, स्मॉल पिन होल। ठीक, ऊपर वाली प्लेट में छोटा सा पिन होल कर दिया गया। अब यहां पर क्या किया गया, ऑयल का स्प्रे कर दिया गया, ऊपर वाले कंपार्टमेंट में ऑयल का स्प्रे कर दिया गया। ठीक, वैसे ही तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि दिस वाज क्लॉक ऑयल, जो घड़ियों में डालने वाला ऑयल होता है ना, क्लॉक ऑयल स्प्रे। तो क्लॉक ऑयल का स्प्रे कर दिया विद एन एटमाइजर। एटमाइजर समझते हैं, वो सुबह उठ के वो छिड़कते उनमें, है ना भाई। कहने का मतलब जो आप डिओड्रेंट लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, उसकी जो बॉटल होती है उससे बिल्कुल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बाहर आती है ना, दैट इज व्हाट इज एटमाइजर, उसको एटमाइजर बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे एटमाइजर से यहां पर स्प्रे कर दिया गया किसका, क्लॉक ऑयल का। अब ऑब्वियस है कि क्लॉक ऑयल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यहां से नीचे आएगी। तो क्लॉक ऑयल का जो है, ऑयल की ड्रॉप्स नीचे को गिर रही होंगी, वो तो ऑब्वियस ही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक, पर हमने जो बीच वाला कंटेनर है, ये बीच वाला जो पार्ट है,
यहां पास ऑन करवाई एक्स रेज। क्या पास ऑन करवाई? एक्स रेज को यहां पास ऑन करवाया बीच वाले कंपार्टमेंट से। अब बीच वाले कंपार्टमेंट में भी एयर है, ऊपर भी एयर है, सारी जगह एयर है। एयर के कुछ मॉलिक्यूल होते होंगे, तो ये एयर का एक मॉलिक्यूल है, और मान लो इस पे एक्सरे टकराई, तो एक्सरे ने इसका इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ऐसे जो इसके बीच में, बीच वाले कंपार्टमेंट में एयर होगी, उस पे जब एक्सरेज टकराएंगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ होते चले जाएंगे, यानी बाहर निकलते जाएंगे। क्योंकि ऑयल स्टिकी होता है तो इलेक्ट्रॉन कई इसके साथ स्टिक कर जाएंगे, कई ऑयल ड्रॉप जो होंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टिक कर जाएंगे, या आप बोल सकते हैं कि ऑयल ड्रॉप विल कैप्चर दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ऑयल ड्रॉप्स ने इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो ऑयल ड्रॉप कैसी बन गई? नेगेटिव। ऑयल ड्रॉप कैसी बन गई? नेगेटिव। क्यों? उसके ऊपर क्या लगा है? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, सो ऑयल ड्रॉप नेगेटिव हो गई। ठीक, अब क्या हुआ कि दो फोर्सेस थी जो इस ऑयल ड्रॉप को अपवर्ड लेके जा रही हैं। टू फोर्सेस टेकिंग ऑयल ड्रॉप अपवर्ड, ऑयल ड्रॉप अपवर्ड। ठीक, वो दो फोर्सेस जो ऊपर की तरफ तो लेके जा रही है, वो कौन कौन सी है? देखो, एक तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना जी। यानी पॉजिटिव नेगेटिव की जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी पॉजिटिव प्लेट विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव ड्रॉप। तो एक फोर्स तो ये लगी जो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ को खींच रही है। ठीक, क्यों? पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को खींचेगा। और दूसरी फोर्स लगेगी बाउंड फोर्स। बाउंड फोर्स वो तो हर जगह लगती है ना, मीडियम में। मीडियम में नीचे वाला मीडियम धक्का मारता है ना भाई, तो बाउंड फोर्स तो इसको लगनी है। तो बाउंड फोर्स और ये दो फोर्सेस को ऊपर की तरफ को ले जा रही है। बाउंड फोर्स तो नेग्लिजिबल सी फोर्स है, बहुत कम है, मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ऊपर को ले जाएगी। लेकिन एक फोर्स इसको नीचे को लेके जाएगी। वन फोर्स टेकिंग ऑयल ड्रॉप डाउनवर्ड्स। एक फोर्स जो ऑयल ड्रॉप को डाउनवर्ड्स लेके जाएगी, वन फोर्स विच टेक्स ऑयल ड्रॉप डाउनवर्ड्स, वो कौन सी होगी? जो नीचे को वो ले जा रही होगी ग्रेविटी। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे को लेके जा रही हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ये इस बात पे देखो, बाउंड फोर्स इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, मतलब इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा एंड ऑयल ड्रॉप विल मूव अपवर्ड्स। अगर यहां का चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ऑयल ड्रॉप विल मूव अपवर्ड्स। और अगर ये चार्ज का, यहां का चार्ज कम है, यानी ऊपर वाली प्लेट का चार्ज कम है, तो ऑयल ड्रॉप विल फॉल डाउन। ये दो चीजें हो सकती हैं। अगर यहां का चार्ज ज्यादा हुआ तो ऑयल ड्रॉप विल मूव अपवर्ड्स, और अगर वो चार्ज कम हुआ तो ऑयल ड्रॉप विल कम डाउनवर्ड्स। अब मलिकन ने क्या किया? इस चार्ज को एडजस्ट किया। जब इस चार्ज को एडजस्ट किया, जब ये चार्ज इसके चार्ज के बराबर हो गया, यानी ऑयल ड्रॉप के चार्ज के बराबर हो गया, जब तो ये ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच रहा था, यानी ऑयल ड्रॉप को ऊपर खींच रहा था, कम था तो ऑयल ड्रॉप नीचे आ रहा था। पर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जब मतलब व्हेन चार्ज ऑन मेटल प्लेट बिकम्स इक्वल टू ऑयल ड्रॉप, दोनों बराबर हो गए, सो उस समय फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑयल ड्रॉप बिकम्स स्टेशनरी। ठीक, फॉर
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत छोटे टाइम के लिए, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑयल ड्रॉप बिकम्स स्टेशनरी, वो ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी हो जाएगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अब हम उस चार्ज को नोट कर लेंगे, जैसे वो स्टेशनरी हमें दिखाई देगा, हम यहां से बेटा एक माइक्रोस्कोप लगा के रखेंगे, और माइक्रोस्कोप के पीछे ये तुम्हारी सुंदर सी आंख, ठीक है जी, जो माइक्रोस्कोप से निहार रही है लगातार। आपको जैसे कोई ड्रॉप स्टेशनरी मिलेगा उसी समय आप चार्ज को नोट कर लेंगे। ऐसे तरह तरह के, एक ड्रॉप थोड़ी होगा, हजारों हजार ड्रॉप गिर रहे होंगे, कभी कोई स्टेशनरी मिलेगा, कभी कोई स्टेशनरी मिलेगा, कभी कोई स्टेशनरी मिलेगा। आपने हर बार चार्ज को नोट कर लिया। स्टेशनरी तब होगा जब चार्ज मेटल प्लेट का ऑयल ड्रॉप के बराबर होगा। ये क्लियर है? हमने पाया जितनी बार ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी होता है, ठीक, एनी टाइम व्हेन ऑयल ड्रॉप was stationary, जितने भी समय, जब भी ऑयल ड्रॉप आपको स्टेशनरी दिखा, आपने चार्ज नोट किया, तो उसमें पाया जो चार्ज आ रहा है ना, वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ रहा है। यानी जितनी बार ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी दिखती है, हम चार्ज देखते हैं, हम पाते हैं या तो इसके बराबर है, या इससे डबल है, या इससे 3 टाइम है, यानी इसका होल नंबर मल्टीपल ही आ रहा है, और मिनिमम इतना आ रहा है। सो द मिनिमम चार्ज calculated from oil drop experiment is 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। मिनिमम चार्ज ये आ रहा है, और इसका होल नंबर मल्टीपल पे चार्ज हमारे पास निकल रहा है। तो हमने ये मान लिया कि भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन चिपका होगा तो चार्ज इतना आएगा, 2 चिपके होंगे तो उसे डबल आ जाएगा, 3 चिपके होंगे तो उसे ट्रिपल आ जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम चार्ज ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर चिपकता है तो मिनिमम यही चार्ज आता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा। तो यहां से मलिकन ने बताया कि therefore charge on electron is 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, और या फिर 4.8 into 10⁻⁻8 - 10 ESU. Beta, ESU is another unit, electrostatic unit. This is called as electrostatic units. तो बेटा यहां से मलिकन ने यह बता दिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम या फिर 4.8 into 10⁻⁻10 ESU है। क्योंकि चार्ज इसका मल्टीपल आ रहा है, मिनिमम ही आ रहा है, तो मिनिमम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, अगर 2 जुड़े होंगे से डबल आ जाएगा, अरे 3 जुड़े होंगे से ट्रिपल आ जाएगा। तो मिनिमम इतना आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। तो ये चार्ज को हमने बोल दिया 1 यूनिट चार्ज। क्या बोल दिया? 1 यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो बोल दिया 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो हो गया 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। हालांकि दिस इज द वेरी स्मॉल डिटेल ऑफ दिस। एक्चुअली चार्ज ऐसे कैलकुलेट नहीं होता। एक्चुअली जब ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी होता है उसके बाद वो बहुत धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, फिर एकदम से स्टेशनरी होता है, फिर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज आता है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ड्रैग। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ड्रैग। उस पे फॉर्मूला लगा के चार्ज निकालते हैं। ठीक, वो तुम्हारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, ना ही फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में। आपको सिर्फ इतना समझना है कि चार्ज वाज कैलकुलेटेड बाय मलिकन इन ऑयल ड्रॉप मेथड
and that comes out to be 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम और 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। और जो ऑयल ड्रॉप थे उस पे चार्ज इसका होल नंबर मल्टीपल आ रहा था, एंड द मिनिमम चार्ज कैलकुलेटेड इन ऑयल ड्रॉप experiment is this much, and this is the charge on one electron. Got it or not? Any question you may ask? Yes, yes, Vedant, you want to ask? Vedant? Excuse me, sir. बारी बारी बोलो। सर जो ये एक्सरे जब एयर मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों उड़ जाता है उसमें से? देख बेटे मेरे बच्चे, इसका जवाब मैंने आपको जे थॉमसन वाले उसमें बताया भी था, खैर वो आगे भी बताऊंगा। बेटा जब भी किसी चीज को हीट करते हैं ना मेरे बच्चे, किसी को भी हीट करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं, प्रोटॉन बाहर नहीं निकलते। उसका रीजन भी आगे बताऊंगा बेटा मैं, ठीक। तो जब भी कोई चीज स्ट्राइक करती है ना तो बेटा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालती है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नहीं निकालती है। समझ में आई बात? ये आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है सर। हाँ जी, और बोलो। Excuse me, sir. जी बेटे बोलो। Hello. Yes, sir. यस यस बोलो कितने बेटा। इलेक्ट्रॉन सर कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे ऑयल ड्रॉप से, ये इसकी कोई लिमिट है? मैक्सिमम कितने हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती ना, वो तो डिपेंड कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ये ऑयल ड्रॉप होल्ड कर सकती है। सारी ऑयल ड्रॉप एक जैसी तो नहीं होगी ना बेटा, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई छोटी होगी। उसके हिसाब से उसके आसपास इलेक्ट्रॉन कितने निकले होंगे, कितने उसके ऊपर स्टिक कर गए होंगे, कितने नहीं किए होंगे, ये सब तो वायबल चीजें ही नहीं है निकालनी, और उससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है, ठीक। हमें तो सिर्फ ये है कि जो जो ऑयल ड्रॉप नेगेटिव हो गया उसको जब वो नीचे गिरने लगेगा तो कुछ पार्ट के लिए स्टेशनरी जरूर होगा, वहां से हम चार्ज निकाल लेंगे। यस वेदांत, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? वेदांश, वेदांश। नो सर, मैंने अभी पूछा। ओके ओके, सो यू गॉट द आंसर ना बेटा? यस सर। तो यहां से बेटे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने चार्ज निकाल दिया। अब चार्ज हमें पता चल गया। अब एक बात क्लियर है, इधर ध्यान दे दीजिएगा कि एक बात हमारे पास ये क्लियर हो गई कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास तो ये है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बेटा चार्ज को ना ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे ई लिखा होगा मतलब समझ लेना चार्ज है, ठीक। और ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज निकल गया। तो चार्ज भी निकल गया बेटा। अब ये मिटा देता हूं। अब देखो बेटे, अब क्या हुआ, ये सब कुछ निकलने के बाद अब हम ऐसा कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें? हाउ विल यू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखो बेटे, सिंपल बात ये थी कि अगर मैं E को E बाय M से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? E से E कैंसल, मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब E की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, यानी चार्ज की वैल्यू क्या निकली? 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और E बाय M की वैल्यू क्या निकली बेटे? 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम। इसको कर लो सॉल्व। ये E बाय M की वैल्यू है, ये E की वैल्यू है, तो बड़ी आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक सो इट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। सो जब इसको सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम। ये ग्राम में था ना भाई, कूलम से कूलम कट गया, या फिर इसको लिख सकते हैं 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाला हमने, वो चार्ज की वैल्यू को स्पेसिफिक चार्ज से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का मास आया 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन was 1 by 1840 times
द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के मास से, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के मास से 1/1840 टाइम्स था, यानी बहुत छोटा मास था, बहुत स्मॉल मास था हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बेटे मास भी निकल गया। अब मास भी निकल गया, चार्ज भी निकल गया। तो जे थॉमसन ने बता दिया, देखा मास भी है तो पार्टिकल है, ठीक, चार्ज भी है, तो ऐसे करके एटम के अंदर का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये कह दिया गया, जे थॉमसन ने कहा कि एटम कंटेन्स negatively charged particles, called as negatrons, having charge 1.602 into 10 to power minus 19 coulomb and mass 9.11 into 10 to power minus 31 kg, and it is a universal particle of atom. हर एटम में यही पार्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि इसका E/m कभी चेंज नहीं होता। हमने पिछली बार बताया था, जे थॉमसन ने बताया E/m इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब सभी चीजों में एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई बेटा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे दिया। जे थॉमसन गेव हिज मॉडल, और जे थॉमसन का जो मॉडल था, ठीक, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक बेटा, ये तो नेगाट्रॉन्स किसने टर्म दी थी ओजस? इट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ जे थॉमसन। The atom contains negatively charged particle called as negatron, जिसका चार्ज इतना, जिसका मास इतना, and they are universal particle of atom. अब इसको लेकर के जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे दिया। इसको लेकर के जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे दिया, एटम का मॉडल, ठीक, एटम का मॉडल। सो ये पहला मॉडल था हमारे पास, जे थॉमसन मॉडल ऑफ मैटर, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन का एटम का मॉडल, ठीक है बेटा। जे थॉमसन का जो एटम का मॉडल है, इसको नाम दिया गया बेटा प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक। जे थॉमसन ने कहा कि एटम जो होता है, जैसे ये एटम है, तो इसने कहा एटम में जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं या पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज इज डिफ्यूज्ड, यानी बिखरा पड़ा होता है। कहता है पॉजिटिव चार्ज का कोई पार्टिकल नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिम पॉजिटिव चार्ज का कोई पार्टिकल नहीं है, इसमें डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज है, बिखरा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज, and electrons are embedded in it. Electrons are embedded in it like plums in the pudding. ठीक, इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे पड़े हैं, जैसे हलवे के अंदर गिरियां पड़ी हुई होती हैं। कहता है पॉजिटिव चार्ज सारी जगह बिखरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज सारी जगह बिखरा हुआ है, एंड इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज का कोई पार्टिकल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सारी जगह बिखरा हुआ है, डिफ्यूज्ड है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज, डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स embedded in diffused positive charge.
इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज में बिखरे हुए पॉजिटिव चार्ज में पड़े हुए होते हैं। जैसे वाटरमेलन देखते हो ना, तो वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो बीज हैं काले काले वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए बेटा इस मॉडल को लोगों ने वाटरमेलन मॉडल भी कहा। दिस ऑल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल। ठीक, कि जैसे वाटरमेलन में वाटरमेलन में जो लाल पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज्ड है, बिखरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें उसके बीज की तरह, काले काले बीज की तरह पड़े हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये मॉडल इसका आ गया था। अब बात यह है कि क्या जे थॉमसन इतना लल्लू था कि अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो है, तो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि प्रोटॉन भी हो सकते हैं? उसने पॉजिटिव चार्ज को डिफ्यूज क्यों माना, बिखरा हुआ क्यों माना, उसको पार्टिकल क्यों नहीं माना? वॉज अ वेरी सिंपल रीजन, जो अभी मेरी एक बिटिया ने पूछा था। बेटे क्या है, हम जब भी किसी चीज को हीट करते, किसी एटम को हीट करते हैं, तो कभी भी प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब भी हम एटम के ऊपर कोई चीज हिट करते हैं, कोई रे फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, प्रोटॉन बाहर नहीं निकलते। दैट मेड हिम बिलीव कि पक्का ऐसा कोई पॉजिटिव पार्टिकल है ही नहीं तो हीट करके वो भी बाहर आना चाहिए था, पर वो नहीं आया, कभी भी नहीं आता है। इसका मतलब उसने सोच लिया कि पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज्ड है। वो तो खैर आज हमें पता है कि वो पार्टिकल भी है, फिर भी बाहर क्यों नहीं आता, उसका रीजन भी पता है हमें आज। ठीक, लेकिन उस समय जब उसने ये देख लिया कि जब भी किसी एटम को हीट करो या किसी रेस से स्ट्राइक करो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं, तो उसने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होंगे, पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज्ड, बिखरा हुआ पड़ा होगा। सो दिस इज जे थॉमसन्स मॉडल, और जे थॉमसन ने एक्सप्लेन दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, कि एटम एज द होल न्यूट्रल है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। इसको इसने एक्सप्लेन जरूर कर दिया। He explained the neutrality of atom, कि एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों है। बोले ठीक है, नहीं इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, बट डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, इस वजह से एटम एज द होल न्यूट्रल होता है। बट दिस मॉडल सफर्ड अ लॉट ऑफ व्हाट यू कैन से ड्रॉबैक्स, limitations of प्लम पुडिंग मॉडल। लिमिटेशन क्या है, सारा ही लिमिटेशन है इसका। सबसे पहली बात, यहां पे इस प्लम पुडिंग मॉडल को खत्म करने के लिए एक साइंटिस्ट था लिनार्ड। ये कहीं मिलेगा नहीं बेटा रेफरेंस, ये सिर्फ अश्विनी सर बताएंगे। ठीक, एक आदमी था लिनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक, लिनार्ड ने क्या किया, एटम लिया, मतलब पार्टिकल्स लिए हो, काफी सारे एटम लिए होंगे, और उसके ऊपर कैथोड रेज को फेंक दिया, उसको कैथोड रेज को इसके ऊपर फेंक दिया। ठीक, कैथोड रेज को इसके ऊपर फेंक दिया, एंड व्हाट ही सॉ दैट cathode rays pass through atom, cathode rays passed through atom, बेटा ये एटम से पास ऑन हो जाती है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज पड़ा हुआ हो और कैथोड रेज तुम्हें पता नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ही है ना भाई, कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ये यहां से पास ऑन कैसे होंगे? ठीक है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज पड़ा है, बिखरा पड़ा है, और इलेक्ट्रॉन्स आप उसके ऊपर डाल रहे हैं जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करने से कैथोड रेज अंदर एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, बाहर निकलनी नहीं चाहिए।
but cathode rays were passing through the atom. तो इसलिए लिनार्ड ने कहा कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी. मैक्सिमम, इससे पता चल गया कि मैक्सिमम स्पेस inside atom is empty. Inside atom is empty. बेटे ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है. ये पूछा जाता है the space between electron and nucleus is empty, खाली, vacuum, कुछ नहीं होता उसमें. तो इसने बोल दिया maximum space inside atom is empty. अगर maximum space empty है तो पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज है नहीं, इसका मतलब ये मॉडल गलत है. तो लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट ने इस मॉडल को गलत सिद्ध कर दिया था. इसने कहा कि मैक्सिमम कैथोड रेज पास थ्रू एटम, इसलिए मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी. कई भले लोग ये पढ़ा देते हैं कि ये रुदरफोर्ड ने बोला था. नो बेटा, ये लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी. हाँ, रुदरफोर्ड ने बाद में इसको पक्की मोहर लगा दी कि इसकी बात सही थी. वो अपने एक्सपेरिमेंट में भी उसने क्लियर किया, ठीक. बट ये पहली बार लिनार्ड ने बताया था कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी. और अगर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है तो जे थॉमसन का ये मॉडल वैसे ही गलत है, ठीक. पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज नहीं पड़ा हो सकता, ठीक. तो ये जे थॉमसन मॉडल और उसकी हो गई लिमिटेशंस. तो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो समझ में आ गया सारा की सारा कि नहीं? तो चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हैं, जो हमें समझने हैं, ठीक. पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जॉट डाउन करने हैं. अभी तक जो पढ़े हैं तुम, इंपॉर्टेंट points in discovery of electrons. अभी तक जो पढ़ा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. Thomson, who named it as negatrons, who named it as negatrons, ठीक. दूसरी बात, name electron was given by Stoney and Lawrence. ठीक. Electron is constituent of cathode rays. Electron is constituent of cathode rays. और इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज डेफिनेटली पता होनी चाहिए कैथोड रेज की. और सबसे खास प्रॉपर्टी, E/m रेशियो ऑफ कैथोड rays is 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram and is constant. E/m रेशियो कैथोड रे की कांस्टेंट होती है, ठीक है जी. यानी कैथोड रेज does not depend upon nature of gas taken and nature of electrode.
in discharge tube experiment. In discharge tube experiment. ठीक, source of cathode rays, source of cathode rays is gas in discharge tube. निकलती कहां से है? गैस से निकलती है, ना कि कैथोड से. कैथोड रेज does not originates from that of cathode itself. ठीक है जी. कैथोड रेज जनरली निकलती है कहां से? गैस से. चलो ये वाला पॉइंट अभी मत लिखना, क्योंकि इसको आगे एनोड रेज में समझाऊंगा मैं और अच्छे से. ठीक, इस पॉइंट को एनोड रेज में और क्लियर करेंगे. ठीक, आगे यहां पे ये लिख लेना है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, discharge tube experiment was conducted by Crookes, Plucker and Faraday to study conductivity of gases, conductivity of gases. ठीक, उसके बाद E/m ratio of cathode rays, or you can say electrons, was calculated in J.J. Thomson's experiment. J.J. Thomson experiment. Charge on electron was discovered by Mulliken oil drop method. Mulliken's oil drop method, and is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, or 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU, which is smallest quantity of charge measured in oil drop experiment, which is smallest quantity of charge measured in discharge tube experiment. बेटा DTE का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इसका मतलब आपने बोलना है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है जी. मास of electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, which is 1/1840 times the mass of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम से ये मास बहुत ही कम है, बहुत लेस है, वो आपको बता दिया कितना है. इट इज अप्रॉक्सीमेटली, हमने बोल दिया 1/1840 times the mass of hydrogen atom. देखो बेटा, मास अगर हमने 1 मोल का निकालना है, मान लो कल को 1 मोल का ही मास पूछ ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना. ठीक, कि व्हाट इज द मास, और ये भी ध्यान रखना, दिस इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मूविंग का नहीं हो सकता ये मास, है ना. वो आपको बताया था ना, अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा. बोलो, क्लियर किया था पिछली बार कि नहीं? ओके,
बेटा मैंने आपको पहले भी बोला मेरे बच्चे, लंबी लंबी चैट्स पढ़ी नहीं जा पाती। मैं अभी आपसे बात करूंगा, आपसे सारे डाउट पूछूंगा, तो आप माइक ऑन करके बताना बेटा, ठीक? आगे चलो, अगली बात ध्यान में रखनी है। मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए? 9.11 into 10 to power minus 31 kg into 6.023 into 10 to power 23, which comes out to be approximately 0.055 milligrams. kg से मिलीग्राम में चेंज कर दिया मैंने, 0.055 मिलीग्राम, ठीक? 0.55 मिलीग्राम, ठीक है जी। और चार्ज on 1 mole of electrons is 1.602 into 10 to power minus 19 into 6.023 into 10 to power 23, which is approximately 96487 कूलम। और एक्सपेरिमेंटली हम इसको लिखते थे 96500 कूलम, इसको हम 1 फैरेड बोल देते हैं। So charge on 1 mole of electron is called as 1 farad. The charge on 1 mole of electron is called as 1 farad. And J.J. Thomson gave plum pudding model of atom after the discovery of electrons. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बातें सारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। बोलो सारी की सारी है कि नहीं है? यस। अब मेरे को बताओ, वो लंबी सी चैट लिख रहे थे आप, कोई डाउट है तो यस, रेज योर हैंड एंड आस्क। बेटा जब YIZ लिखा जाता है ना, YIZ का मतलब विच इज होता है, विच इज शॉर्ट फॉर्म होता है विच इज का ये। यस, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो फटाफट। सर ये DT का फुल फॉर्म क्या है सर? चार्ज मेजर्ड इन DT। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो मैंने लिखवाया था तभी मैंने बोला था, इसका ध्यान देना कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ओके सर। एंड सर 1F को दोबारा से बता दोगे क्या पढ़ेंगे? क्या 1F को सर? फैरेड, 1 फैरेड, FARAD, फैरेड, ठीक? ओके सर। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक सो आपने लिख ली होगी। यस बेटा, यू हैव टू जॉइन अप, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस। और अगर आपने समझा होगा तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू लर्न दैट। डोंट क्रैम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज नॉट फॉर क्रैमिंग। लीव क्रैमिंग फॉर बायोलॉजी पोर्शन बेटा, इट नीड्स लॉट ऑफ क्रैमिंग, ठीक? केमिस्ट्री इज होल लॉजिक। सो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ अब बेटे हमने डिस्कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बारे में सब चीजें पढ़ी, और लिनार्ड ने J.J. थॉमसन का मॉडल भी गलत कर दिया। अब अगर मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम एम्प्टी है, खाली है, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं तो होना चाहिए, और वो थोड़ी सी जगह पे होना चाहिए। इसका मतलब हो ना हो पॉजिटिव चार्ज का भी कोई पार्टिकल हो सकता है। ये सोच के अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ हम जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो थी, दैट इज क्रेडिटेड टू गोल्डस्टीन। साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टीन।
गोल्डस्टीन वाज द साइंटिस्ट जिसको बोला जाता है कि उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। पर आप जानते हैं ना, बच्चे का नाम कौन देती है? बुआ देती है ना। बट प्रोटॉन नेम वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड गोल्डस्टीन का बहुत अच्छा दोस्त था बेटा। तो डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की, ठीक, बट नाम रुदरफोर्ड ने दिया, ठीक। ये तो अक्सर से होता है, लेकिन कैसे डिस्कवरी की गई थोड़ा सा इसको समझना है। देखो बेटे, गोल्डस्टीन ने वही डिस्चार्ज ट्यूब ली जो डिस्चार्ज ट्यूब पहले क्रूक्स एंड प्लकर ले चुके थे, जे थॉमसन ने जिसको देखा था, बट उसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक। इसने क्या किया कि ये ले लिया एनोड, जैसे कि हमने लिया था, ठीक। एनोड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी तरफ कौन जाते हैं? अनायंस। ये एनोड लेंगे। लेकिन जो कैथोड लिया ना बेटे, यहां पे कैथोड ले लिया परफोरेटेड, छेदों वाला कैथोड, ठीक। कैथोड यहां पे आ गया परफोरेटेड कैथोड। तो बेटे यहां जो कैथोड लिया गया वो परफोरेटेड कैथोड लिया, ठीक। ऐसा कैथोड जिसमें परफोरेशन यानी छेद हैं, तो परफोरेटेड कैथोड हमारे पास होता है, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली कैथोड रेज जो होंगी वो तो यहां जानी है, और ये भी श्योर है कि वो इस साइड जानी है। अब परफोरेटेड क्यों लिया होगा कैथोड? मतलब क्या सोच थी कि भी परफोरेटेड कैथोड लेना है, छेदों वाला कैथोड लेना है, इसकी क्या सोच थी? देखो बेटे, अगर मान लो मैंने छेद ना लिए होते, यूं ही लिया होता, तो देखो जो नेगेटिव पार्ट है वो तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव चीज है वो नेगेटिव की तरफ जाएगी ना, तो पॉजिटिव इस साइड को जानी चाहिए थी। अगर इसमें छेद ना होते तो यही बीच में पॉजिटिव होना था, तो हमें कैसे पता चलना था कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? यानी इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता था ना भाई, यहां पे पॉजिटिव हो, कैथोड रेज यहां से यहां जा रही है, ओके, तो भैया यहां पॉजिटिव चीजें भी तो हो सकती थी, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसने यहां पे परफोरेशन वाला कैथोड ले लिया कि अगर कोई पॉजिटिव चीज इस साइड को जाएगी तो वो इस छेद से निकल के पीछे आ जाएगी, और पीछे उसने यहां पे एक लगा दिया जिंक सल्फाइड पेंट, यहां पे लगा दिया गया जिंक सल्फाइड पेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जिंक सल्फाइड पेंट? बेटे कभी कथकली डांस देखा है भाई? कोई बताएगा मेरे को कथकली डांस कैसा होता है भाई? थोड़ा सा आइडिया दें, कथकली डांस कैसा होता है? यस वेदांश, बिल्कुल सही लिखा है आपने। ज्यादातर लोग कथक को एक कथकली समझ जाते हैं, नहीं बेटा, कथकली डांस होता है जिसमें सारा चेहरा पेंट किया हुआ होता है, ग्रीन कलर का पेंट, बड़ी बड़ी आईज, यहाँ मेन सी बनाई होती है, लंबी सी टोपी पहनी होती है, बंदे की आंखें भी यूं हिलती हैं, बंदे के होंठ भी यूं हिलते हैं, उनके हाथ भी यूं हिलते हैं, और एक बड़ा सा घाघरा डाला होता है ना बेटा, बड़ी कलरफुल सी कॉस्ट्यूम होती है, वो कथकली डांस होता है। उसमें जो चेहरा होता है ना, वो चेहरा पेंटेड होता है विद जिंक सल्फाइड पेंट। क्यों? जिंक सल्फाइड पे जब लाइट गिरती है ना बेटा, तो वो चमकता है, वो बिल्कुल चमकता है। समझ में आई? जैसे मान लो आप यहां से शिमला की तरफ जा रहे हैं, तो बेटा रास्ते में जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री पे वो काले काले से लंबे लंबे से डंडे लगे होते हैं, है ना, उसके ऊपर एक येलो कलर का पेंट किया रहता है, उसको जिंक सल्फाइड पेंट बोलते हैं। रात को जब उसके ऊपर बेटे लाइट पड़ती है, रात को जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो बेटा वो चमकने लगता है, तो पता चल जाता है कि भैया ये बाउंड्री है, इससे पार गए तो फिर पार हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वो बाउंड्री मार्क करने के लिए यूज होता है।
एक बिटिया यहाँ लिख रही थी जो व्हाइट पेंट होता है पैराफिट्स में, नहीं बेटे वो जिंक सल्फाइड पेंट नहीं, वो लिथोपोन होता है, वो अलग पिगमेंट है, वो कैडमियम सल्फाइड होता है, वो लिथोपोन होता है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, केमिस्ट्री में सब कुछ सिखाऊंगा बेटा। ठीक, तो फिलहाल हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जिंक सल्फाइड पेंट क्यों लगाया। देखो बेटे, मैंने आपको परसों ये बात बताई थी, जब भी लास्ट क्लास हुई थी तो ये बात बताई थी कि जब भी कोई पार्टिकल एनर्जी लूज करता है तो 3 तरीके से एनर्जी लूज करता है। तो वेदांत, वो 3 तरीके कौन से थे बेटा जिससे कोई भी चीज एनर्जी लूज करता है? यस वेदांत, माइक ऑन करो, बोलो फटाफट। साउंड, हीट एंड लाइट, बिल्कुल सही। और इसका मैंने क्या तरीका बताया था आपको? इसका तरीका मैंने ये बताया था कि अगर पार्टिकल की स्पीड कम हुई तो साउंड वेव की तरह आएगा, अगर स्पीड ज्यादा हुई तो एनर्जी लूज होगी साउंड में भी और हीट में भी, और अगर बहुत ही ज्यादा हुई तो साउंड, हीट और लाइट तीनों तरह से एनर्जी रिलीज होगी। ये क्लियर था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो कैथोड रेज हैं वो तो काफी स्पीड से मूव कर रही हैं, पर पहले हम समझें कि पॉजिटिव पार्टिकल बने कैसे होंगे। ये पॉजिटिव पार्टिकल बने कैसे होंगे उसको थोड़ा समझने की करते हैं कोशिश। यहां रास्ते में ये एटम था, कोई यहां कोई मॉलिक्यूल था, और इस मॉलिक्यूल में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी होते होंगे। ठीक, जो गैस के मॉलिक्यूल थे उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते होंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स हुआ करेंगे। तो जो कैथोड रेज हैं जो यहां से आ रही हैं, मान लो कैथोड रे यहां आई, कैथोड रे खुद इलेक्ट्रॉन है, यानी नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो जैसे रिपेल करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉक ऑफ हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो गया तो बेटा ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या बनता है? कटायन। सो व्हेन कैथोड रेज knock off electrons, molecules of gas changes to cations। जो गैस के मॉलिक्यूल है वो किसमें चेंज हो रहे हैं? कटायन में। कटायन कैसे होंगे? पॉजिटिव, and positive cation will start moving towards cathode. Positive cation will start moving towards cathode. और कैथोड से ये जो यहां से कैथोड की तरफ जाएंगी, इनको नाम दे दिया गया कैनल रेज। क्या नाम दे दिया गया? कैनल रेज और एनोड रेज। हालांकि इसका ओरिजिन एनोड नहीं है, माइंड इट, इसका ओरिजिन एनोड नहीं है, इसका ओरिजिन क्या है? गैस। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकले तो बेटा गैस के इलेक्ट्रॉन निकलने का गैस के कटायन बने हैं। तो पहली बात, कैनल रेज जो है वो रेज ऑफ कटायंस है, और इनका ओरिजिन गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब है। गैस ओरिजिन है, गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, याद रखना। एनोड रेज का प्राइमरी सोर्स एनोड नहीं है, एनोड रेज का प्राइमरी सोर्स गैस है। क्यों? जब कैथोड रे यहां टकराई होगी तो इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होकर के कटायन बने हुए कटायन यहां से पास ऑन हुए। और कैनल रेज इसलिए बोला क्योंकि ये जो हमने कैथोड की कैनल्स बनाई थी, छोटे छोटे होल थे, उन कैनल्स के थ्रू ये निकली और इधर आई, ठीक है जी, इधर आई। ठीक, इसलिए इसको कैनल रेज बोला क्योंकि कैनल में से निकली है। और जब ये जिंक सल्फाइड पे टकराई होंगी तो जिंक सल्फाइड से
क्या होगा चमक पैदा हुई होगी, फ्लोरिसेंस पैदा हुई होगी। तो यहां पे जो चमक है, फ्लोरिसेंस है, वो बेटा कैथोड रे की वजह से तो हो नहीं सकती, क्योंकि कैथोड रे तो आगे जाएंगी। तो ऑब्वियसली वो फ्लोरिसेंस ड्यू टू कैनल रेज या एनोड रेज थी। अब देखो बेटे, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी कटायन जो बना उसका मास बहुत ज्यादा होगा। अगर उसका मास ज्यादा होगा तो वो स्लो मूव करेगा, स्लो मूव करेगा, उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, है ना, वेलोसिटी कम, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो भैया ऑब्वियसली जो भारी पार्टिकल होता है वो स्लो चलेगा कि नहीं चलेगा? है, मेरी और अंगद की रेस कर लगवा दो, बोलो कौन जीतेगा? मेरी और अंगद की रेस लगवा दो, बोलो कौन जीतेगा? बोलो सर आप, नहीं ये अंधभक्ति है। ठीक, कौन जीतेगा? अंगद। क्यों? ऑब्वियस ऑब्वियसली जो भारी पार्टिकल है वो स्लो चलेगा, भारी पार्टिकल स्लो चलेगा और हल्का पार्टिकल बहुत फास्ट चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो फास्ट चलते थे, उनकी एनर्जी ज्यादा थी, तो उसके लिए जिंक सल्फाइड की जरूरत नहीं थी, वो जाके हीट भी लाइट भी सब देते थे। लेकिन जो कैटायंस है, कैटायन बड़े हैं, भारी हैं, उनकी वेलोसिटी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो ज्यादा एनर्जी लूज नहीं करेंगे, तो चमक नहीं आएगी। उस चमक को देखने के लिए जिंक सल्फाइड पेंट लगाया गया था। अगर यहां चमक आती है तो ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव पार्टिकल होंगे तभी आएगी, क्योंकि नेगेटिव तो आगे जाएंगे, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इस साइड अगर कोई आ रहा है तो वो खुद पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कैनल रेज निकल गई थी। तो कैनल रेज वर पॉजिटिव, बट कैनल रेज आर रेज ऑफ कैटायंस। हम डिस्कवर कर रहे थे प्रोटॉन। अब गोल्डस्टीन को ना यहां कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा यार ये तो रेज ऑफ कैटायन भी हो सकती हैं, ठीक, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज कहीं होगा तो वो कहीं चल रहा है। तो बेटा यहां पे रुदरफोर्ड ने थोड़ा सा उसको हिंट दिया कि क्यों ना ऐसा करा जाए। अब यहां पे सबसे पहली बात एक और समझो, ऑब्वियसली हमने बोला कैनल रेज आर रेज ऑफ कैटायंस। अगर कैटायंस है तो इसका E/M रेशो इज नॉट कांस्टेंट। एनोड रेज का E/M रेशो, कैनल रेज का E/M रेशो वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो अलग अलग गैस का अलग अलग होगा। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। हालांकि क्यों बेटा? क्योंकि अलग अलग गैस के कैटायन अलग अलग होंगे, उनके मास अलग अलग होंगे। अलग गैस का कैटायन अलग, उसका मास अलग, तो उसका E/M अलग। तो सभी का E/M अलग 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 आ रहा है। तो यहां समझ में आया रेज ऑफ कैटायन है, इससे कोई खास हमें पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन रुदरफोर्ड ने यहां पे एक हिंट दिया। उसने कहा क्यों ना इसमें हाइड्रोजन ले ले दोस्त, क्योंकि रुदरफोर्ड इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ गोल्डस्टीन, ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ गोल्डस्टीन। तो उसने बोला कि इसमें ना हाइड्रोजन ले, हाइड्रोजन लाइटेस्ट होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी जो बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, उसको अपन नाम प्रोटॉन दे देते हैं। ये आइडिया था रुदरफोर्ड। तो उसने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन भर दी और हाइड्रोजन का E/M रेशियो निकाला। सो E/M रेशियो फॉर कैनल रेज taking hydrogen gas, E/M ratio, ठीक, for canal rays taking hydrogen gas was maximum equal to 9.58 into 10 to power 4 coulomb per gram। बेटा ऑब्वियसली हाइड्रोजन का मास मिनिमम होना है, अगर मास मिनिमम हुआ तो E/M क्या हो जाएगा? मैक्सिमम।
डिनोमिनेटर छोटे से छोटा होगा तो ये पूरी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी कि नहीं? तो हाइड्रोजन के लिए इसकी E/M रेशियो निकल के आई 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम। तो गोल्डस्टीन ने ये कहा कि in case of hydrogen gas, in case of hydrogen taken in discharge tube, canal rays consists of protons. ठीक है जी? In case of hydrogen taken in the discharge tube, canal rays consist of protons. प्रोटॉन नाम दे दिया था रुदरफोर्ड ने, तो बोला जी मैंने हाइड्रोजन ली, उसमें सबसे कम मास आया और उसका E/M मैक्सिमम आया। ठीक, इसलिए वो एक पार्टिकल है पॉजिटिव पार्टिकल जिसको प्रोटॉन बोला, तो बोला वो प्रोटॉन होता है। इस तरह एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। तो E/M रेशियो निकला ही प्रोटॉन की। अब एक बात बताओ बेटा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होना चाहिए? यस, क्विकली, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन प्रोटॉन? यस, कुमार शिवम, चार्ज बताओ, चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, जल्दी जल्दी बेटा। ऑब्वियसली चार्ज ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो बराबर होगा। वेदांत, नील कैसे बेटा? प्रोटॉन का चार्ज तो होगा ही पॉजिटिव, और वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर, तभी तो हाइड्रोजन न्यूट्रल होगी, तभी तो कोई चीज न्यूट्रल होगी। तो जो चार्ज था, चार्ज ऑन प्रोटॉन निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव ना होके पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बेटे जी देखो, प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो भी आ गया और प्रोटॉन का चार्ज भी आ गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कैसे निकालेंगे? E डिवाइडेड बाय E/M। इसका E कितना आया? 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, और E/M कितना निकला? 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम। सॉल्व करोगे यह आएगा 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, या बोल सकते हैं 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। तो ये मास आ गया प्रोटॉन का बेटा जी। And it was found that mass of proton is 1837 times the mass of electron. इलेक्ट्रॉन के मास से ये 1837 गुना 1837 टाइम्स मोर था। तो यहां से बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या दिमाग में रखोगे, जिसकी इसकी लिस्ट अपने आप बनाना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? गोल्डस्टीन। दूसरा, who named it? Rutherford. Where they discovered it? In canal rays. Canal rays were rays of cation. Its E/M ratio is not constant because different gases के cations different होते हैं. And origin of canal rays is not anode, it is gas taken in the discharge tube. When electrons or cathode ray knock off the electron, the molecule changes into cation and cations form canal rays. E/M ratio for canal rays taking hydrogen gas was maximum and values 9.58 into 10 to the power 4 coulomb per gram. In case of hydrogen taken in the discharge tube, canal rays consist of protons. Charge of proton is 1 unit positive charge. Mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 24 gram.
या 1.67 in 10 to the power minus 27 kg, which is 1837 times the mass of electron. बोलो बेटा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन समझ में आई कि नहीं आई? yes or no? And is there any question you may ask by raising hand? सर जी बेटा। सर मेरे को पूछना था कि जो आपने बताया कि जो कैटायंस होते हैं सर, इनकी E/M रेशियो कांस्टेंट क्यों नहीं रहती? बेटे क्योंकि अलग अलग कैटायंस का मास अलग अलग होगा, अलग अलग कैटायन का मास अलग अलग होगा, ठीक है बेटा। तो जब मास अलग अलग होगा तो E/M तो अलग अलग हो ही जाएगा ना बेटे। ओके सर। जैसे देख समझ बात को, ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का मास होता है 32 और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास होता है 28। अब इसके कैटायन बने तो इसके मास अलग अलग होंगे कि नहीं? अगर इसके मास अलग अलग होंगे तो चार्ज टू मास रेशियो अलग अलग होगी। क्लियर होगी बेटा बात? ओके सर। ओके, एंड ओजस बेटे अपने आप बनाओ मेरे बच्चे पॉइंट्स, ठीक? मैं क्यों लिखवाऊं, ये आप खुद सारा कुछ जान गए हो, इसमें से पॉइंट्स बनाओ। वो तो बेटे इलेक्ट्रॉन्स के मैंने इसलिए बनाए थे बच्चे क्योंकि 2 लेक्चर पिछला छूट जाना था तो किसी के दिमाग में नहीं रहना था, इसलिए अब इसके खुद बनाओ पॉइंट्स। यही तो काम करना है अपन ने, है ना? सर एक्चुअली आप स्टेप बाय स्टेप लिखवा देते हो तो सर थोड़ा ज्यादा मतलब कंफर्टेबल रहता है। फिर बेटे तुम्हारा ओनर्स क्या है, तुम बताओ, तुम्हारी मेहनत क्या है? सिर्फ याद करना उनको? नहीं बेटा। ओके सर। है ना? मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मेरा उंगली छोड़ के आगे चलो, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के चलोगे तो बेटा वहीं पहुंचोगे जहां मैं पहुंचा हूं। बोलो यहां पहुंचना चाहते हो? नो, दिस इज द मोस्ट ड्रेडफुल प्लेस इन दिस वर्ल्ड, माइंड। ठीक? क्यों? यहाँ बेटा मैं आज की डेट में लगभग 450-500 स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, ठीक, अलग अलग बैचेस में। तो बच्चे, हर बच्चे का अलग दिमाग है, हर बच्चे का अलग थॉट है, हर बच्चे का अलग क्वेश्चन है, और अगर आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दो तो आपकी वाट लग जाएगी, है ना? तो ये बहुत खतरनाक प्लेस, तो यहां नहीं पहुंचने का। तुम्हें IIT करना है, तुम्हें एम्स करना है, तुम इसके लिए नहीं बने हो, ठीक? मैंने अपने समय में मेहनत नहीं की होगी शायद, मेरे टीचर ने मेरे को इतना बकअप नहीं किया होगा, ठीक? तो मैं आज यहां हूं, ठीक? बट येट मेरे को इसको मानने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है कि एवरी टीचर इज अ फेलियर, कोई शर्मिंदगी नहीं। मैंने कोई मेडिकल टीचर बनने के लिए थोड़ी लिया था, कोई भी नहीं लेता है, कोई भी टीचर बनने के लिए मेडिकल नहीं लेता। बट हाँ, मेरी कोई सर्कमस्टांसेस रही होंगी कि मैं नहीं बन पाया डॉक्टर, कईयों की सर्कमस्टांसेस होती है, कईयों की कोई मजबूरियां होती है, और कईयों की मेहनत नहीं होती। तो समथिंग वाज देयर जो मैं अब तुम लोगों में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं तुम लोग अपना डेस्टिनेशन हासिल करो जिसके लिए तुमने मेडिकल नॉन मेडिकल लिया है, ठीक? तो मेरी उंगली नहीं पकड़ना, उंगली छोड़ के भागना, ठीक? आगे आगे, ताकि मैं पकड़ूं तुम्हें, ठीक? चलो, तो ऑल द बेस्ट। इसको अपने आप नोट बनाओ, इसके अच्छे नोट्स बनाओ, ठीक? अब चलो आगे। अब देखो बेटा, हमने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, हमने डिस्कवरी की प्रोटॉन की, अब आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। तो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल था न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने। किसने की? चैडविक ने। और आपको पता है बच्चे का नाम कौन देता है? तो चैडविक ने तो दिया नहीं होगा ऑब्वियसली। सो नेम न्यूट्रॉन वाज गिवन बाय, नेम्ड बाय रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड बहुत की बुआ है भाई, बहुत जगह पे इसने नाम दिए हैं, रुदरफोर्ड, ठीक? तो चैडविक जो था उसने डिस्कवर किया और रुदरफोर्ड ने इसका नाम दिया, ठीक है बेटा? देखो बेटा, वो फिल्म देखी होगी ओम शांति ओम, है ना? सभी लोगों ने देखी होगी, ठीक? शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग है जी, कि क्या कि किसी भी चीज को चाहो ना, अगर बोले शिद्दत से चाहो
है ना, तो उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कि अगर तुम शिद्दत से काम करो ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तुम अपने डेस्टिनेशन से आगे जाओगे अगर शिद्दत से काम करो, मेहनत से काम करो। ठीक, तो अगर आपका ये वाला डेस्टिनेशन नहीं तो कोई और डेस्टिनेशन मिलेगा उससे भी बड़ा। और यही हुआ चैडविक के साथ, जो शिद्दत से काम करता है उसका ऐसा होता है। अब समझो ध्यान से, देखो बेटा, सबसे पहली बात है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन केम वेरी लेट। ठीक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन केम वेरी लेट। क्यों भाई? यहां तक कि बेटा कई सारे मॉडल आके एटम के खत्म हो गए, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ये सारे आ चुके थे, पर न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। मैं पहले डिस्कवर कर रहा हूं पर वो डिस्कवर नहीं हुआ था। क्यों डिस्कवर नहीं हुआ था न्यूट्रॉन? बेटा न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो ना पॉजिटिव की तरफ जाता ना नेगेटिव की तरफ जाता। पता कैसे चलता? आपने प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया? नेगेटिव की तरफ जा रहा था। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया? पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। पर जो न्यूट्रल है वो कहीं भी नहीं जाएगा, कैसे पता चले? सो ये क्वेश्चन भी आता है बेटा पेपर में कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज वेरी लेट बिकॉज न्यूट्रॉन वाज न्यूट्रल। वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किस साइड मूव ही नहीं करता, तो पता कैसे चल रहा था? इसलिए बहुत समय तक पता नहीं चला। भले हालांकि रुदरफोर्ड ने ये अपने एक्सपेरिमेंट के बाद बता दिया था कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, उसने नाम दे दिया था कि न्यूट्रॉन होते हैं, पर उनको डिस्कवर नहीं कर पाया। बता दिया उसने कि न्यूट्रॉन होते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली बता भी दिया, प्रूव भी कर दिया, पर उसको डिस्कवर नहीं कर पाया। समटाइम अ पर्सन कैन प्रूव बट कैन नॉट डिस्कवर। उसी तरह से रुदरफोर्ड ने बता दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कि भैया एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, तभी उसने नाम भी रख दिया था न्यूट्रॉन, कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर जिनको न्यूट्रॉन बोलेंगे। पर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो नहीं पता था भाई, डिस्कवर नहीं हुआ था। सिर्फ ये था कि एक न्यूट्रल पार्टिकल एटम के अंदर, न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये रुदरफोर्ड ने बोल दिया, पर डिस्कवर चैडविक ने किया। कैसे किया? इट वाज अ सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी समझते हैं? चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी थी। देखो बेटा, ये 1932 में डिस्कवर हुआ है तो ये जो न्यूट्रॉन है, और 1930s का जो ईरा था, 1930s का ईरा, दैट वाज द ईरा ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है? एक बड़े एटम पे कोई छोटा एटम डाल के, कोई छोटा फास्ट मूविंग पार्टिकल डाल के कोई नया एटम बना देना। बेटा आपने कभी पिट्ठू खेला है? किसने भी? आप लोगों ने कभी पिट्ठू खेला है? मॉडर्न जमाने के बच्चे हो, कहां खेला होगा? जिन्होंने खेला होगा उनको पता होगा पिट्ठू में क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स लेते हैं जिनको चिप्पियां बोलते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं और उसको, हाँ स्टैक्स, बिल्कुल, उसको एक के ऊपर एक रखते हैं और फिर उसके ऊपर बॉल से तोड़ते हैं उसको। ठीक, और फिर एक आदमी बॉल से मारता है, दूसरा बचते बचाते उस स्टैक्स को लगाता है, वो पिट्ठू होता है ना। अब एक थोड़ा सा इमेजिन करो, आपने चिप्पियां रखी थी और आपने पूरी जोर से बॉल मार दिया, तो कई बार उसमें चिप्पी टूट जाती थी, टूटती एक नई चिप्पी बन जाती जो पहले नहीं थी। ऐसा ही बेटा एटम के साथ होता है। हमारे आज की डेट में नोन एलिमेंट्स कितने हैं? 126। आज की डेट में नोन एलिमेंट्स कितने हैं? 126 एलिमेंट्स आर नोन टिल अभी। लेकिन हाँ, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 जा सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 118 जाते हैं, पर नोन 126 है बेटा। ठीक, पर 92 के बाद के जो एलिमेंट है वो सारे मैन मेड है। 92 के बाद वाले एलिमेंट मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं होते। वो कैसे बनाए जाते हैं? एक बड़ा एटम लिया, उस पर कोई फास्ट मूविंग चीज डाली, वो एटम टूट गया। टूटने से उसमें कभी कभी कोई नया एटम भी बन जाता है, और फिर जैसे नया एटम बनता है, ठीक, उसको नाम दे दिया जाता है, ऐसे नए एटम डिस्कवर होते हैं। और 1930s का तो ईरा ही ये था, हर आदमी चाहता था नया एटम डिस्कवर करना। क्यों? अश्विनी सर ने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया, नाम रख दिया अश्विनियम। वेदांत ने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया, नाम रख दिया
वेदांतियम, ठीक है जी। हमारे शिवम साहब ने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया, नाम रख दिया पंचकुलियम। क्यों? उसको पंचकुला से बड़ा प्यार था, ठीक। और कोई हमारे हार्दिक भैया थे, उन्होंने नया एलिमेंट डिस्कवर किया, बोला जिसका नाम रखेंगे इंडियम। यानी लोग अपने नाम के पीछे नाम रख देते थे, ठीक। अपने देश के नाम के पीछे नाम रख देते थे। बड़े सारे नाम है, लॉरेंसियम, बोरियम, सीबॉर्गियम, क्यूरियम, अमरीकियम, कैलिफोर्नियम, है ना। ये सारे नाम या तो किसी कंट्री के पीछे है या किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे है। तो ये उस समय चल रहा था। रुदरफोर्डियम, है ना, मेंडलीवियम, ये उस समय चल रहा था, ठीक। जिस समय 1930s का ईरा था, हर आदमी चाहता था एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर लूं और अपना नाम बना लूं जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए मेरा नाम बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें चैडविक भी था भाई एक। तो क्या था कि लोग ये चाह रहे थे बड़े बड़े एटम पे छोटा छोटा एटम डालते थे, छोटे छोटे पार्टिकल फास्ट मूविंग डालते थे और नए एटम बन जाया करते थे कभी कभी। अब चैडविक के दिमाग में क्या खुराफात आई, इसने सोचा लोग बड़े बड़े एटम पे फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंक रहे हैं, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि एक छोटा पार्टिकल लूं उसके ऊपर फेंकूं। अगर उससे कुछ छोटा एलिमेंट निकल गया और वो हाइड्रोजन से भी छोटा हो गया तो कहा कि सारी साइंस चेंज हो जाएगी। तो चैडविक का नाम सबसे बड़े साइंटिस्ट का हो जाएगा जिसने सारी साइंस चेंज करवा दी। तो उसने इस चक्कर में ले लिया बेरिलियम। क्या ले लिया? बेरिलियम, जिसका मास 9, एटॉमिक नंबर 4, और इसके ऊपर फेंका अल्फा पार्टिकल। बेटा अल्फा पार्टिकल जिसका बेटे चार्ज 2 होता है, मास 4 होता है। यहां नीचे बेटे मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, और ऊपर बेटे मास लिख रहा हूं। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास। ये अल्फा पार्टिकल है, माइंडेड, दिस इज अल्फा पार्टिकल। देखो बेटे अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस की तरह शो करते हैं, पर होता नहीं हीलियम न्यूक्लियस। इट इज जस्ट एन आइडेंटिटी फॉर अल्फा पार्टिकल। जैसे बेटे, जैसे किसका नाम दीपक है तो क्या क्लास में जलेगा? है भाई। किसी का नाम अगर मान लो ज्योति है जी, अगर किसका नाम ज्योति है तो क्या जलेगी? नहीं ना। ये तो सिर्फ आइडेंटिटीज है, these are only आइडेंटिटीज। उसी तरह से क्योंकि इसका मास और चार्ज हीलियम के बराबर था, मास और चार्ज हीलियम के बराबर था, इसलिए अल्फा पार्टिकल को बोल दिया गया हीलियम न्यूक्लियाई, अदरवाइज इट इज नॉट हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक। एनी हाउ अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे फेंका। जैसे फेंका तो एक चीज बनी कार्बन, जो पहले से नोन थी। कार्बन तो पहले से नोन था, ये बना। पर एक बात ध्यान दो, 4 + 2 6, इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है। 9 + 4 13, मास 13 है लेकिन यहां मास 12 है। तो इसके साथ एक पार्टिकल और निकला जिसका मास 1 था पर उस पर चार्ज 0 था। यहां से चैडविक उछल पड़ा, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड। तो ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ व्हेन चैडविक बम्बार्ड बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। सो ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। उसने बोला भैया ये है न्यूट्रॉन जो रुदरफोर्ड ने बोला था, ठीक। यहां से न्यूट्रॉन की हो गई डिस्कवरी, ठीक है जी, यहां से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब न्यूट्रॉन का जो मास ढूंढा गया, न्यूट्रॉन पे चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इसीलिए तो बेटा डिस्कवर हो नहीं रहा था, चार्ज इज 0, ठीक। मास ऑफ न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन का मास निकाला गया, इट वाज 1.675 into 10⁻⁻27 kg, यानी स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन का था 1.67 into 10⁻⁻27, ये है 1.675, स्लाइटली हैवियर, थोड़ा सा हैवियर है। समझ में आई बात? सो न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल
न्यूट्रॉन इज द heaviest particle of atom. Heaviest particle of atom. एटम का सबसे heaviest particle है ये. Mass of neutron is 1839 times the mass of electron. इलेक्ट्रॉन के मास से 1839 टाइम ज्यादा है, और इसका मास अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन एटम के बराबर है. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अप्रोक्सीमेट. ठीक, यानी हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई, 0.008, और इसके 1 मोल का मास होता है, मास ऑफ 1 mole of neutrons is 1.007 के करीब, 79 के करीब, approximately equal to hydrogen atom. तो ऐसे न्यूट्रॉन was discovered. डिस्कवरी करने चला था नए एलिमेंट की, पर डिस्कवर हो गया न्यूट्रॉन. That was also a great discovery. ठीक, जो कभी हो ही नहीं सकती थी अदरवाइज. तो चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन. सुकृत पूछ रहे हैं सर इधर बेरिलियम क्यों लिया है ना. सुकृत पूछ रहे हैं इधर बेरिलियम क्यों लिया. बेरिलियम इसलिए लिया गया कि उसने छोटे से छोटा एटम लेने की कोशिश की जिसको तोड़ करके वो कोई नया स्मॉलेस्ट एटम बना सके, इसलिए ले लिया था. ठीक है जी, लिए तो और भी होंगे बट न्यूट्रॉन इसी से डिस्कवर हुआ. तो ऐसे करके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई. तो हेंस हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर दी बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक, मेरे भाई ओजस, उसने हाइड्रोजन भी लेके देख लिया होगा. ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया. अरे भाई उसने हाइड्रोजन लेके देख लिया होगा, नहीं बना होगा कुछ भी. बेरिलियम से डिस्कवरी हुई. बाकी उसने कई सारी चीजें ली होगी, कोई ये थोड़ी भी किसी ने एक ही लिया होगा. कई सारी चीजें ली होंगी और उसे कुछ नहीं बना होगा, सिर्फ बेरिलियम से ही बना होगा. इसलिए वो हमें याद है, बाकी हमें नहीं कुछ लेना देना. ठीक, तो बेटा ये 3 पार्टिकल्स की डिस्कवरी हमने कर ली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. होपफुली यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माइन. ठीक, और मजा भी आया होगा डेफिनेटली इस सारी स्टोरी को पढ़ने के लिए. और इसकी फुल डिटेल चाहते हो तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. फुल डिटेल चाहते हो तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. गो टू द चैनल, प्लेलिस्ट, और उसको देखो तसल्ली से जब भी टाइम मिले. एक बच्चा कल के टेस्ट का सिलेबस पूछ रहा है. ठीक, डोंट वरी. कल के टेस्ट का सिलेबस क्या है बेटा? होल ऑफ फर्स्ट चैप्टर, उसी का दोबारा टेस्ट है. इसमें से अभी कुछ नहीं आने का. फर्स्ट चैप्टर का होल का दोबारा से टेस्ट है. एक दे चुके, एक और दे दो. सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे. और बेटा आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास में वी हैव अ डिस्कशन, इजंट इट? नेक्स्ट क्लास हमारी डिस्कशन क्लास है. फर्स्ट चैप्टर की सारी असाइनमेंट सब्जेक्टिव करी हुई होनी चाहिए और कल तक भेज देनी है. ठीक, ताकि मेरे को पता चल जाए. और परसों जिसकी नहीं आई होगी, क्योंकि पिछले 3 बार से मेरे को मिल रहा है कि कुछ बच्चे रेगुलरली असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन क्लास से बाहर निकाल के बात करूंगा. ठीक, अगर आपके असाइनमेंट थर्सडे शाम तक नहीं पहुंची अदिति मैम के पास और मेरे को उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिली है, तो बेटा जी क्लास से बाहर. ठीक, शुक्रिया. तुम्हारा नहीं बेटा टेस्ट.